अक्सर एक लेखक का सफर कहाँ से शुरू होता है? किसी बड़े आइडिया से? नहीं। अक्सर ये एक अकेली, बेचैन कर देने वाली तस्वीर से शुरू होता है। एक ऐसा ख्याल जो बस जहन में अटक जाए। तो सवाल ये है कि उस एक पल को, उस एक ख्याल को एक ऐसी लंबी, गहरी कहानी में कैसे बदला जाए जो किसी को 3-4 घंटे तक बांध कर रख ले। आज हम इसी सफर की गहराइयों में उतरेंगे, देखेंगे कि ये होता कैसे है। खिड़की के पार कोई नहीं था, बस ये एक लाइन। सोचिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक खालीपन है, एक शून्य। और सस्पेंस का सारा खेल असल में इसी खालीपन को भरने का है। ये लाइन सीधे सीधे कुछ भी नहीं कहती, पर सुनने वाले के दिमाग में हजारों डरावने सवाल छोड़ जाती है। क्योंकि असली डर किसी के होने का नहीं, बल्कि उसके ना होने का है, उस गैर मौजूदगी का है। तो सवाल फिर वही है, एक फुसफुसाहट को एक पूरी दुनिया की गूंज में कैसे बदला जाए। देखिए, इसका कोई सीधा फॉर्मूला नहीं होता। ये तो बनावट का खेल है, एक आर्किटेक्चर तैयार करने जैसा। तो आज हम सस्पेंस की इसी इमारत की बुनियाद, इसकी दीवारें और इसकी घुमावदार सीढ़ियां एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। ये समझिए कि ये एक लेखक का ब्लूप्रिंट है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, उस एक ख्याल के लिए एक ठोस, असल दुनिया जैसी जमीन तैयार करना। क्योंकि देखिए, अगर रहस्य को असल दुनिया से नहीं जोड़ा गया तो वो बेअसर हो जाता है ना। इसीलिए इस कहानी के लिए बेंगलोर जैसा शहर चुना गया। कंक्रीट की नदियों वाला शहर, जहां भीड़ के बीच इंसान और भी ज्यादा अकेला महसूस करता है। यहां माहौल सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, वो खुद कहानी का एक किरदार बन जाता है। और मनोवैज्ञानिक डर की सबसे बड़ी ताकत यही होती है। कहानी की शुरुआत दीपा की बिल्कुल रोजमर्रा की, एक तरह से कहें तो उबाऊ जिंदगी से होती है। एक आईटी प्रोफेशनल जिसकी एक बंधी बंधाई रूटीन है। और ये जरूरी है, क्यों? क्योंकि जब डर किसी अजीबोगरीब चीज से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की साधारण चीजों के टूटने से पैदा होता है ना, तो उसकी चुभन बहुत बहुत गहरी होती है। जब रोज की जिंदगी के आईने में एक दरार पड़ती है, तो वो सबसे ज्यादा डराती है। तो दुनिया तो बन गई, अब आते हैं कहानी की आत्मा पर, यानी किरदार। देखिए, एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर में कोई बाहरी भूत प्रेत नहीं होते हैं। डर तो किरदारों के मन के अंधेरे कोनों से ही निकलकर बाहर फैलता है। इसलिए यहां किरदार सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने वाले मोहरे नहीं हो सकते। नहीं, उन्हें खुद एक अनसुलझी पहेली होना चाहिए। अब दीपक को देखिए, उसका बदलना सिर्फ बाहर हो रही घटनाओं की वजह से नहीं है। वो जो खिड़की में परछाई दिख रही है ना, वो असल में उसके अपने अतीत और उसकी अपनी दुविधाओं की परछाई है। देखिए, किरदार को गहराई देने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसके अतीत में कोई ऐसा राज हो, कोई ऐसी फांस हो जो उसे इस वहम का एक आसान शिकार बना दे। वो धीरे धीरे एक आम इंसान से एक ऐसे शख्स में बदल जाता है जिसे अपनी ही यादों पर, अपनी ही आंखों पर शक होने लगता है। और कहानी में सिर्फ हीरो ही नहीं, हर किरदार को शक के दायरे में रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे शेखर, वो सिर्फ एक अपमानित डेवलपर या एक सुराग नहीं है। नहीं, उसका किरदार ये सवाल खड़ा करता है कि आज के डिजिटल सिस्टम में एक इंसान की पहचान मिटा देना कितना कितना आसान है। और जय, जो दोस्त है, वो भरोसे और धोखे के बीच की उस पतली सी लाइन को दिखाता है। जब हर किरदार के अंदर एक कश्मकश होती है ना, तो कहानी में शक की कई परतें अपने आप बन जाती हैं। अच्छा, इस तरह की कहानी का मकसद आपको जंप स्केयर्स देकर चौंकाना या डराना नहीं होता, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद है एक धीमा, धीरे धीरे फैलता हुआ खौफ पैदा करना, जिसे कहते हैं स्लो बर्न ड्रेड। ये डर छोटी छोटी बेतरतीब चीज़ों से, अधूरी बातों से और खामोशी के लंबे पलों से बुना जाता है। यहाँ सन्नाटा किसी भी आवाज़ से ज़्यादा डरावना होता है। तो ये जो तनाव है, ये एक सीधी लाइन में नहीं बढ़ता। ये एक चक्कर की तरह है जो धीरे धीरे गहरा होता जाता है। देखिए, पहली परत सिर्फ एक हल्की सी बेचैनी है, खिड़की में एक चेहरा। दूसरी परत, टेक्नोलॉजी उस डर को जैसे सबूत देने लगती है, कोई ऐप, कोई स्पाईवेयर। तीसरी परत, और ये सबसे खतरनाक है, जहां हीरो को खुद पर ही शक होने लगता है कि कहीं मेरे दिमाग में ही तो कोई गड़बड़ नहीं है। और आखिरी परत, जब हकीकत और वहम का फर्क ही मिट जाता है, तब डर अपने चरम पर पहुंचता है।
और यही है मनोवैज्ञानिक वहम, साइकोलॉजिकल पैरानोया, डर जो किसी बाहरी भूत प्रेत से नहीं बल्कि अपने ही मन की अनिश्चितता से पैदा होता है। दुश्मन बाहर नहीं, भीतर है। और सच कहूं तो यही बात इसे ज्यादा खौफनाक बनाती है, क्योंकि सोचिए, एक बाहरी दुश्मन से तो लड़ा भी जा सकता है, लेकिन जब दुश्मन आपका अपना दिमाग हो, आपकी अपनी आंखें हों, तो कोई कहां भाग कर जाएगा। असली हॉरर तो ये एहसास है कि शायद आपका मन ही एक प्रेत बाधित घर है। तो किरदार तैयार हैं, माहौल बन चुका है। अब आते हैं कहानी की बुनावट पर, यानी प्लॉट पर। देखिए, एक अच्छी थ्रिलर में जो सब प्लॉट्स होते हैं ना, वो सिर्फ कहानी को लंबा करने के लिए नहीं होते। नहीं, उनका काम होता है मुख्य कहानी के विषयों को, जैसे कि पहचान का संकट, अकेलापन, इन सब को एक अलग आईने में दिखाना। ये धोखे के अलग अलग धागे हैं जो मिलकर एक बड़ी और ज़्यादा उलझी हुई तस्वीर बनाते हैं। ज़रा इस टाइमलाइन को देखिए, ये सिर्फ घटनाओं का एक क्रम नहीं है, ये दीपक के पतन का एक दस्तावेज है। हर घटना उसे हकीकत से एक कदम और दूर ले जा रही है। एक मामूली सी चीज से शुरू हुई कहानी कॉरपोरेट जासूसी, डिजिटल पहचान की चोरी तक पहुंचती है, और आखिर में खुद दीपक की अपनी पहचान ही एक सवालिया निशान बन जाती है। और इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। शेखर की जो कहानी है ना, कि कैसे उसे उसकी कंपनी के सिस्टम से पूरी तरह मिटा दिया गया, वो सिर्फ एक सुराग नहीं है, वो दीपक के भविष्य की एक खौफनाक झलक है, एक चेतावनी। ये कहानी दिखाती है कि आज की डिजिटल दुनिया में किसी इंसान की पहचान को मिटा देना कितना मुमकिन है। असल में शेखर वो है जो दीपक बनने की कगार पर है, सिस्टम के अंदर का एक भूत। तो चलिए अब कहानी के आखिरी और सबसे मुश्किल हिस्से पर आते हैं, अंत। एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर का अंत कभी भी सारे जवाब देकर आपको संतुष्ट नहीं करता, नहीं, बल्कि वो आपके जहन में एक सवाल छोड़कर आपको बेचैन कर देता है। यहां अधूरी बात यानी एम्बिग्विटी कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। कहानी खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन उसका एहसास वो खत्म नहीं होना चाहिए। और ये एक लेखक का रचनात्मक चुनाव होता है, क्योंकि इस शैली को पढ़ने वाले जवाबों के लिए नहीं आते, वो अपनी सोच को चुनौती देने के लिए आते हैं। एक पूरा जवाब शायद कुछ देर याद रहे, लेकिन एक यादगार सवाल वो हमेशा के लिए जहन में अटक जाता है। यही वो चीज़ है जो पढ़ने वाले को कहानी का हिस्सा बना देती है, उसे सोचने पर मजबूर करती है कि अगर मैं दीपक की जगह होता तो क्या करता। कहानी का अंत ऐसा होना चाहिए जैसे किसी ने 1 घंटा बजाकर छोड़ दिया हो, जिसकी गूंज बहुत बहुत देर तक सुनाई देती रहे। इसका मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि आखिर में दीपक के साथ क्या हुआ। इसका असली मकसद उस खौफनाक संभावना को जिंदा रखना है कि जो उसके साथ हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता है। और अंत में बस ये ख्याल कि जो नहीं दिखता वो भी कभी-कभी सच से बड़ा होता है। ये सिर्फ आंखों के धोखे की बात नहीं है, ये इस बारे में है कि हमारी जो हकीकत है वो भरोसे पे टिकी एक कहानी ही तो है, और जब वो भरोसा टूटता है तो जो नहीं दिखता, जो सिर्फ एक वहम लगता है, वही सबसे बड़ा और शायद एक लौता सच बन जाता है।